बड़ी सी नदी के किनारे बसे गरीब घर में आज नई बहू निशा का गृह प्रवेश हो रहा है। नदी के पास बसे घर के बाहर वो दरवाजे पर खड़ी है और वो नदी और अपने ससुराल को देखकर मुंह बना रही है। पापा ने मुझे ये बात तो बता दी कि नदी के पास मेरा ससुराल है, पर ये नहीं बताया कि मेरा ससुराल झोपड़पट्टी का बना है। बहू, अपने सीधे पैर से पहले कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। निशा अपना गरीब ससुराल देखकर मुंह बना रही होती है और अपनी सास के कहने पर जैसे ही कलश को गिराने लगती है कि तभी नदी से एक बड़ी सी लहर आती है जिसमें निशा और निखिल दोनों पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। साथ ही कलश में भी पानी बह जाता है। माफ करना बहू, अभी मौसम कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए नदी के पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और पानी की लहर की वजह से कई बार पानी घर में भी आ जाता है। मैंने तुम्हारे ससुर को कितनी बार बोला कि घर के बाहर सीढ़ियां निकाल दें ताकि नदी का पानी घर में ना आए, पर ये हैं जो सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, क्यों नाराज होती हो? शिकायत बाद में कर लेना, पहले बहू का गृह प्रवेश करवाओ। माँ जी, जो भी रस्में हैं जल्दी खत्म करो। पूरी तरह से गीली हो गई हूँ मैं और मुझे इरिटेशन होती है जब मैं गीली रहती हूँ। इतना बोलकर निशा अपने पति के साथ अपना गृह प्रवेश पूरा करती है और जब वो घर में जाती है तो घर में जाती ही उसे बदबू आने लगती है और वो अपनी नाक बंद कर लेती है। यहाँ कितनी बदबू आ रही है, समझ नहीं आ रहा सीलन की बदबू है या किसी और चीज की, और ये जमीन भी गीली है। अब क्या मैं गीले पर बैठूं? निशा, तुम इतनी भड़क क्यों रही हो? घर में चारपाई रखी है, तुम उस पर बैठ जाओ। निखिल, तू शांत हो जा। बहू अमीर घर से आई है, उसको आदत नहीं होगी ना इन सब की, इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो रही है। बहू तुम आराम करो। क्योंकि निशा अमीर घर से आई थी इसलिए शांति अपनी बहू की परेशानियों को समझने की कोशिश करती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह निखिल और विनोद सुबह जल्दी उठकर नदी में नाव चलाकर मछलियां पकड़ने जाते हैं। पापा, ये देखो मेरी जाल में आज कितनी सारी मछलियां फंसी हैं। आज तो अच्छी कमाई होगी मार्केट में। हाँ, सही कहा तूने। जल्दी से किनारे जाकर बाल्टी में सारी मछली अलग करके घर चलते हैं और आज मैं तेरी माँ से कहूंगा कि हमारे लिए थोड़ी मछलियां बना दे। विनोद और निखिल मछली लेकर नाव से किनारे जाते हैं और हर एक बाल्टी में एक तरह की मछलियां अलग अलग कर घर जाते हैं और मछली की बदबू से ही निशा को उल्टी होने लगती है और एक बार फिर वो चिड़चिड़ी हो जाती है। अगर मुझे पता होता आप लोग गरीब के साथ घर में इतनी गंदगी रखते हैं और नदी के पास रहकर मेरी ये हालत हो जाएगी तो मैं यहाँ कभी रहने ही नहीं आती, भले ही सारी जिंदगी कुंवारी रहती। निशा, हम जानते हैं कि तुम अमीर घर से हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहो। हमने जबरदस्ती नहीं की थी। और भाभी, पूरा गांव जानता है कि आप कितनी घमंडी हैं। आपकी कहीं शादी नहीं हो रही थी क्योंकि आपको लोगों में कमियां निकालने की आदत है, इसलिए मजबूरन आपको मेरे भैया से शादी करनी पड़ी। अरे बस कर काजल, तुझे कितनी बार मैंने बोला है अपनों से बड़ों से तमीज से बात करते हैं। एक बार फिर शांति बात को संभाल लेती है और निशा मुंह बनाकर बैठ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन निशा के मायके से बुलावा आता है। निशा, तुम तो जानती हो ना कि यहाँ कोई रोड नहीं है, हमें नदी पार करके ही तुम्हारे मायके जाना होगा, इसलिए तुम थोड़ी जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, बस 10 मिनट दो। वैसे भी मायके जाऊंगी तो कम से कम इस झोपड़पट्टी से तो कुछ दिन दूर रहने को मिलेगा। अब तो गर्मी भी लग रही है खड़े खड़े। इतना बोलकर निशा तैयार होती है और निशा निखिल के साथ नदी किनारे जाती है जहां वो दोनों नाव के आने का इंतजार करते हैं। और कितना टाइम लगेगा इस नाव वाले को आने में? निशा, वो नाव ट्रेन बस गाड़ी नहीं है जो 5 मिनट में आ जाएगी। देखो आ रहा है नाव वाला, 10 मिनट और रुक जाओ। एक तो वैसे भी मौसम इतना खराब है, ऊपर से इस नाव वाले को भी इतना टाइम लग रहा है। तेज हवा और आंधी चल रही थी जिस वजह से निशा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर में नाव वाला आता है और निशा निखिल के साथ नाव में बैठ जाती है। जैसे ही नाव चलती है, तेज आंधी तूफान चलने की वजह से पानी में लहरें उठती हैं जिस वजह से उसकी नाव हिलने लगती है और निशा डर जाती है। पता नहीं कहाँ आकर फंस गई। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं लगता। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में निशा निखिल के साथ नाव में नदी के दूसरे किनारे अपने मायके पहुंचती है जहां वो 2 दिन रहती है और एक बार फिर नाव में बैठकर अपने ससुराल वापस आ जाती है। और जैसे ही नाव से उतरकर अपने घर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि पूरा रास्ता गीला है। यहाँ तो पूरा गीला है, पानी भरा हुआ है। मैंने कभी भी गंदी जगह पर पैर नहीं रखा और अब मुझे ससुराल की वजह से ऐसे रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है। घर के बाहर गीला कीचड़ देखकर निशा और मुंह बनाती है और घर में जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरा परिवार जमीन पर सो रहा होता है क्योंकि घर अंदर से भी गीला था, इसलिए जमीन ज्यादा ठंडी थी और अब निशा को रात में ठंड लगने लगती है और तेज बुखार चढ़ जाता है।
काजल अपनी भाभी के बगल में सो रही थी। वो जैसे ही करवट लेती है उसका हाथ निशा के ऊपर जाता है और काजल की आंखें खुल जाती हैं। माँ उठो, भाभी की तबीयत खराब है। भाभी बुखार से तड़प रही हैं, देखो वो कैसे कांप रही हैं। बहू क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत खराब थी तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताती माँ जी, आप लोगों को यहाँ सब कुछ कितना दूर है। मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगी पर मेरा बुखार तो बढ़ गया। बहू तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। निखिल तू अभी बहू को डॉक्टर के पास ले जा, मैं नाव वाले को बुला कर लाता हूँ। विनोद जल्दी से बाहर जाता है और नाव वाले को बुलाता है। निखिल चादर लेकर निशा को ओढ़ा देता है और नाव में बैठकर दवाई लेने जाता है। कुछ देर में निशा दवाई लेकर नाव से ही घर वापस आती है और इस बार उसे रात का नजारा काफी अच्छा लगता है। कितना अच्छा नजारा, अब तो बुखार भी कम लग रहा है मुझे। आज से पहले मुझे ये नींद इतनी अच्छी नहीं लगी। चलो तुम्हें कुछ तो लगा अच्छा। सुबह जल्दी उठकर देखना, जब मैं और पापा मछली पकड़ने के लिए नदी में आते हैं उस समय का नजारा तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। निशा और निखिल घर पहुंचते हैं। घर जाकर निशा दवाई खाकर आराम करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और विनोद अपनी बहू की तबीयत खराब देख घर के बाहर 3 सीढ़ियां बनवा लेता है जिसमें नदी का पानी अब घर में नहीं आता। और क्योंकि अब घर सूखा रहता है इसलिए गर्मी और धूप की वजह से घर गर्म हो जाता है। कितनी गर्मी लग रही है। 2 दिन से पहले तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी और ये जमीन ठंडी से गर्म